Hello and welcome to all. Hope you all are doing great. Today we are going to start chapter 7, that is completion and review, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं about subsequent events, going concern, evaluating misstatement identified during the audit, written representation क्या होती है, TCWG के साथ communicate करने की significance क्या होती है and all. So without wasting any time, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस chapter में हम कौन कौन से ऐसे पढ़ने वाले हैं. In this chapter, we are going to cover essay 260, 265, 450, 560, 570 and 580. जिसमें से हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं विथ essay 560 subsequent events. अब subsequent events कौन से event को बोलेंगे? ये आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई, दैट इज़ ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस दिन प्रिपेयर हुआ, बैलेंस शीट डेट, और ये ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट. बैलेंस शीट बन जाने के बाद रिपोर्ट इशू होते तक जो इवेंट्स हो रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट. या कुछ ऐसे इवेंट और ट्रांजैक्शन है जो अभी ऑडिटर ने रिपोर्ट तो इशू कर दी बट उसके बाद उसको पता चल रहा है कि ये इवेंट हुआ था, इसके बारे में से जानकारी मिल रही है, तो इस इवेंट को बोलेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट. That is events occurring between the date of financial statement and the date of auditor's report, and the facts that become known to the auditor after the date of auditor's report are known as subsequent events. Subsequent event के कुछ examples ऐसे देख सकते हो, ये बैलेंस शीट डेट, ये ऑडिटर की रिपोर्ट का डेट. इसके बीच में एक कंपनी ने डिसाइड किया, एग्रीमेंट किया कि वो मर्ज हो जाएंगी कोई दो कंपनी साथ में, तो वो एक सब्सिक्वेंट इवेंट होगा. या हो सकता है ये बैलेंस शीट जिस साल की है इस साल में आग लगी है किसी भी बिल्डिंग में जो भी बिजनेस की है, और उससे रिलेटेड आपको इंश्योरेंस यहाँ मिल रहा है. इंश्योरेंस कंपनीज ऑन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हैव बिन सेटल्ड एट अ रिड्यूस्ड अमाउंट बिफोर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो अगेन यहाँ पे जो आपने अब अमाउंट क्लेम किया वो भी एक सब्सिक्वेंट इवेंट की तरह कहलाएगा. क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस ईयर से तो कनेक्टेड है ना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो सकती है कुछ ऐसे इवेंट से जो अकर हो रहे हैं आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बहुत से एफआरएफ ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली उन इवेंट्स के लिए बनाए गए हैं. और ये जो एफआरएफ है ना, ये ऑर्डिनरीली आइडेंटिफाई करते हैं दो टाइप के इवेंट्स को. एक वो इवेंट्स जो एविडेंस प्रोवाइड करें ऑफ कंडीशंस जो एग्जिस्ट करती है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एक एग्जांपल जिसमें ये बैलेंस शीट डेट है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट है, ये साल में यहाँ पे कहीं पे आग लगी है किसी बिल्डिंग में जिसके लिए क्लेम आपने रिसीव किया है यहाँ. तो क्या यहाँ पे जो भी आपने क्लेम रिसीव किया है ये रिलेटेड है यहाँ से, जिस साल की आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस साल से. दूसरा, वो इवेंट्स जो प्रोवाइड कराते हैं एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जिस दिन बैलेंस शीट बनी उस दिन आपका कोई एज सच प्लान नहीं था कि आप मर्ज करोगे, बट ऑडिटर की रिपोर्ट आते तक इस बीच में आपने एग्रीमेंट बना ली मर्ज करने की विद सम अदर कंपनी. तो ये इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट तो है, बट क्या ये कनेक्टेड है इस स्पिरिट से? नहीं. कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसी एक डेटर को आपने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, मतलब वो डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट. ये आपकी बैलेंस शीट डेट, ये आपकी ऑडिटर की रिपोर्ट डेट, इसके बीच में आपका एक डेटर है जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया. वो डिक्लेयर तो यहाँ हुआ, बट क्या इसका जो अमाउंट है, जो बैलेंस है, वो इस साल से रिलेटेड है, इस बैलेंस शीट के अमाउंट से रिलेटेड है? यस. दूसरा, settling a legal claim outside the court at a reduced amount between the date of financial statement and date of auditor's report, for which provision has already been made in financial statement. अब आप ये चेक करोगे तो आपको एविडेंस मिलेगा रिगार्डिंग एडजस्टमेंट इन प्रोविजन अमाउंट. एंड नाउ एग्जांपल ऑफ दोज इवेंट्स जो प्रोवाइड कराते हैं एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इशू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल. क्या आपने ये बैलेंस शीट डेट से ऑडिटर रिपोर्ट के आते तक यहाँ पे कोई कैपिटल इशू की, उसका इस बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? अब आपको क्या बैलेंस शीट में बढ़ा के अपना शेयर कैपिटल शो करना है? नहीं, क्योंकि इस साल में तो नहीं था ना. अब नए साल की आप बैलेंस शीट बनाओगे वहाँ पे आप शो करोगे इसे. प्लान्ड मर्जर ऑफ द कंपनी. फायर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ये बैलेंस शीट डेट से पहले फायर हुआ और बैलेंस शीट डेट से ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बीच में आपने क्लेम रिसीव किया. अब बोल रहा है कि इसके बीच में ही फायर हुआ, जो भी डैमेज हुआ वो डैमेज बाय फायर इस बीच में हुआ.
तो क्या ये इससे कनेक्टेड होगा? नहीं। दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट्स इन 3 चीज़ों को इंक्लूड करता है। पहला तो वो इवेंट्स जो अकर हो रहे हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरा वो फैक्ट्स जो ऑडिटर के सामने आ रहे हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वो आपको प्रेजेंट करेंगे, वो कमेटी के सामने प्रेजेंट करेंगे, फिर आप उसकी ऑडिट करोगे और उस पर अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, फिर उसके बेसिस पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे इशू होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन गई, ऑडिट रिपोर्ट भी बन गई, बट अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुआ नहीं है, उससे पहले ही आपके ध्यान में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ फैक्ट आ गए। एंड ऐसे फैक्ट्स जो ऑडिटर के नज़र पे आते हैं आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड। All these 3 events and facts are known as subsequent events. SA 560 deals with the auditor's responsibility relating to subsequent events in an audit of financial statement. So as per SA 560 auditor की objective क्या होती है? So as per 560 SA 560 objectives of auditor are to obtain SAAE about whether अगर कोई ऐसा इवेंट है जो अकर हुआ है बिटवीन बैलेंस शीट डेट और ऑडिटर्स रिपोर्ट और वो रिक्वायर करता है किसी भी तरह का एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये प्रॉपर्ली किया गया है या नहीं, इसके रिगार्डिंग ऑब्टेन करो SAAE। दैट इज़ फायर इस साल लगी, आपने बैलेंस शीट में शो किया, अब यहाँ आपने क्लेम किया, तो क्या इसके रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोजर यहाँ इस बैलेंस शीट में देना, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे क्लेम रिसीव कर लिया है? इफ़ यस तो अब आप ये चेक करोगे, आप इस बारे में SAAE इकट्ठे करोगे कि क्या ये चीज़ यहाँ पे शो की गई है या नहीं, एंड उन फैक्ट्स पे रिस्पॉन्ड करो अप्रोप्रिएटली जो आपको ऑडिटर रिपोर्ट इशू करने के बाद, अपनी रिपोर्ट इशू करने के बाद पता चले। बट अगर यही इन्फॉर्मेशन आपको ये रिपोर्ट इशू करने से पहले पता चला होता ना, तो आपका ये रिपोर्ट में जो भी आपने शो किया है या जो भी आपने कंक्लूजन प्रोवाइड की है वो कुछ अलग होती। That is, respond appropriately to the facts that become known to the auditor after the auditor's report that, had they been known to the auditor at the date, may have caused the auditor to amend the auditor's report. That is, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, अगर ये आपको पहले ही मिली होती तो हो सकता है आप अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर देते। अभी आपने मॉडिफाई नहीं किया है क्योंकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो अगर ऐसा कोई फैक्ट आपके सामने आ रहा है तो उस पर रिस्पॉन्स अपना दो। Audit procedures relating to events occurring between the date of the balance sheet, that is financial statement, and the date of auditor's report. तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि ऑडिटर को परफॉर्म करने होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स जिससे वो ऑब्टेन कर पाए SAAE, इस बारे में कि जो भी इवेंट्स अकर हुए हैं बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट और वो रिक्वायर करते हैं किसी भी तरह का जजमेंट और डिस्क्लोजर, तो वो अच्छी तरीके से किया गया है। और अगर यहाँ पे अप्लाई किए गए ऑडिट प्रोसीजर्स से आपको एक सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन मिल जाता है ना, तो फिर आपको फर्दर एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑडिटर को परफॉर्म करनी चाहिए ये प्रोसीजर्स ताकि वो कवर कर पाए डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बीच का टाइम, या उतना जो प्रैक्टिकेबल हो कवर करना। And for this, the auditor shall take into account the auditor's risk assessment in determining the nature and extent of such audit procedures, which shall include the following. That is, जो audit procedures आपको perform करने to know about the event occurring between balance sheet date and auditor's report, उस ऑडिट प्रोसीजर का नेचर और एक्सटेंट डिसाइड करते वक्त, डिटरमाइन करते वक्त ऑडिटर को अपने ध्यान में रखते हुए चलना है ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट, जो इंक्लूड करेगा कुछ फॉलोइंग चीज़ें। दैट इज़, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी उन प्रोसीजर्स की जो मैनेजमेंट इस्टेब्लिश कर रही है टू इंश्योर दैट कोई भी अगर सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई हो जाए। दूसरा, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG सो एज टू वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव अकर्ड विच माइट अफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज़, पहले अंडरस्टैंडिंग लो उन प्रोसीजर्स की जो मैनेजमेंट ने इस्टेब्लिश की है जिसके थ्रू वो इंश्योर कर सकें अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई हो जाए। फिर मैनेजमेंट या TCWG से इंक्वायर करो कि क्या जो भी ये सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है उसका कोई अफेक्ट आ रहा है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखो, ऑफ द मीटिंग्स ऑफ एंटिटी ओनर्स या मैनेजमेंट TCWG जो कि करी गई है कंडक्ट आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें जो भी मैटर्स डिस्कस किए गए उसके बारे में इंक्वायरी करो। और इस बारे में भी इंक्वायरी करो अगर कोई ऐसा मैटर है जो डिस्कस किया गया है ऐसी किसी मीटिंग में जिसके बारे में मिनट्स अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, और एंटिटी अगर अपनी सब्सिक्वेंट
सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो फिर उसे भी रीड करो। अब जब आपको ये दिखेगा कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश कर रही है जिससे आइडेंटिफाई हो ही जाएगा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है, तो आप अपना एक्सटेंड कम रखोगे ऑडिट प्रोसीजर का। वहीं अगर आपको दिख रहा है जो सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो रहा है उसका एक अफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो फिर आपका नेचर और एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर का अच्छा खासा होगा। तो आप जब भी अपना नेचर और एक्सटेंट डिसाइड करोगे, डिटरमाइन करोगे ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर्स, तो आप पहले कंसीडर करोगे कुछ ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट्स को, जो इंक्लूड करते हैं ये 4 पॉइंट्स। ये इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी मिल सकती है जो कि पर्टेन करते हैं टू पीरियड आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज़ इस साल की आपने बैलेंस शीट बनाई, अब आपको यहाँ सब्सिक्वेंट इवेंट की जानकारी चाहिए, तो अब जो आगे के नए साल हैं आप इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो। और ये सब प्रोसीजर्स परफॉर्म करके जब आपको ये दिखाई देता है कि कोई भी ऐसा इवेंट है जो आपने आइडेंटिफाई किया है जो रिक्वायर करता है कोई एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना होगा कि क्या वो एडजस्टमेंट वो जो भी है वो शो की गई है या नहीं, वो रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके लिए जो हमारा ऑडिटर है वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से और जहाँ पे अप्रोप्रिएट हो TCWG से कि आप मेरे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो इन अकॉर्डेंस विद SA 580। उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए कि अगर कोई भी इवेंट अकर हुआ है जो सब्सिक्वेंट है टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट for which applicable FRF requires adjustment or disclosure have been adjusted or disclosed. Now, what do you mean by the date the financial statements are issued? Date of issue of financial statement का मतलब है वो डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई अवेलेबल टू थर्ड पार्टीज। ये जनरली डिपेंड करता है कंपनी के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पे। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड तब बोलते हैं जब जिस स्टेट में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम फाइल करते हैं विद रेगुलेटरी अथॉरिटी, लाइक बैंक्स को फाइल करना होता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद RBI, वहीं टेलीकॉम कंपनीज को ट्राई के साथ। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हो सकता जब तक ऑडिटर की रिपोर्ट इशू ना हो जाए। इस वजह से जो ये डेट होता है ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू का, ये या तो ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ या उसके बाद ही होता है। विच डजेंट मीन कि जिस दिन ऑडिटर ने रिपोर्ट बना दी उसी दिन आप बाहर जाके थर्ड पार्टी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दो। जिस दिन ऑडिटर की रिपोर्ट प्रोवाइड होगी एंटिटी को, अभी ऑडिटर ने अपने पास रिपोर्ट बना के रख ली, ये रिपोर्ट बन गई, अब ये एंटिटी को इसने ला के दी, फिर एंटिटी ने इसके बेसिस पे अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो थर्ड पार्टी को शो की। तो जब ये अब आप थर्ड पार्टी को शो कर रहे हो इसे आप बोलोगे द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। जो हम अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट बोलते आ रहे थे ना, वो ये था कि कब ये प्रिपेयर हो रहा है, ये प्रिपेयर हुआ, अब उसके बाद इतना टाइम लेके ऑडिटर ने अपनी इस पर रिपोर्ट बनाई कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। अब ये रिपोर्ट इशू होने के बाद आप अपनी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसे सबमिट करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बहुत बार ऐसा होता है जिस दिन आप सबमिट करते हो उसी दिन आप थर्ड पार्टीज़ को भी अवेलेबल करा देते हो। अदरवाइज़ कभी ऐसा भी होता है यहाँ आपने सबमिट की उसके कुछ दिन बाद आपने अब थर्ड पार्टीज़ को भी अवेलेबल करा दी, तो जब थर्ड पार्टी को अवेलेबल होगा उस डेट को बोलेंगे डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, क्योंकि एक्चुअली में इशू तो उसी दिन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दोज फैक्ट्स जो ऑडिटर की रिपोर्ट इशू कर देने के बाद आता है उसकी नज़र में, बट बिफोर द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज़ ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट इशू कर दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कि वो ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है या नहीं, पर अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये थर्ड पार्टी के सामने इशू नहीं हुई है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी उसके सामने फैक्ट्स आते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जनरली अगर ऐसे देखोगे तो ऑडिटर के ऊपर ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। दैट इज़ एक बार आपने रिपोर्ट इशू कर दी, अब आप वापस से कोई ऑडिट प्रोसीजर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए परफॉर्म नहीं करोगे, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर। बट इन केस कभी ऐसा हो गया कि आपकी नज़र पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई जो आपने ऑडिट रिपोर्ट तो इशू कर दी है उसके बाद आई है, बट बिफोर द डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, उस बीच में आई है, और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है अगर वो आपको ना ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले आपके सामने आई होती तो जो भी आपने कंक्लूजन अपनी रिपोर्ट में दिया है वो एक्चुअल में वो ना हो के कुछ और होता। दैट इज़ हो सकता है आपने बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है, ट्रू फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रही है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बता रही है
कि अगर रिपोर्ट इशू करने के पहले आपके हाथ में ये इन्फॉर्मेशन होती तो आप बोलते नहीं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही है। अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो ऐसे केस में द ऑडिटर शेल, सबसे पहले तो ऑडिटर ऐसे केस में डिस्कस करेगा इस मैटर को विथ मैनेजमेंट और जहाँ पे अप्रोप्रिएट हो TCWG से, और फिर ये डिटरमाइन करेगा कि क्या अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो अब मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो कि वो कैसे इन इश्यूज़ को, इन मैटर को एड्रेस करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो ऐसे केस में ऑडिटर कैरी आउट करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस ऑन द अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट की गई है उसको अब आप चेक करोगे। अनलेस द सर्कमस्टांसेस इन सक्सीडिंग पैरा अप्लाई, आपको एक्सटेंड करना होगा अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को टू द डेट ऑफ अ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। और ये न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू क्या में होगी? अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। आप अब अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करोगे और फिर एक नई रिपोर्ट इशू करोगे। और ये करने के लिए क्या करना होगा? अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स जो हमने पहले परफॉर्म किए उसे एक्सटेंड करना होगा। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, अब अप्रूव्ड जो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर रिपोर्ट इशू कर रहे हो तो जो आपकी न्यू ऑडिटर की रिपोर्ट है उसकी डेट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से पहले तो हो ही नहीं सकती। अब मैं ये बोल रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर यहाँ हो रहा है और मैंने इसको, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे दे दी है, मतलब ये अभी तक प्रिपेयर ही नहीं हुआ और मैंने यहीं पे बता दिया है कि हाँ ये ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। तो वही बोल रहा है कि जो नई ऑडिटर रिपोर्ट होती है शेल नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब कोई भी लॉ, रेगुलेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोहिबिट नहीं करता, दैट इज़ रोकता नहीं है मैनेजमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने से किसी भी तरह का अमेंडमेंट उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होने जा रहा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट या कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से वो अमेंडमेंट हो, दैट इज़ एक कोई भी इवेंट आपके सामने है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होनी चाहिए, बट मैनेजमेंट बोल रही है नहीं हम नहीं करेंगे। मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रही है उस अमेंडमेंट, या जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी अप्रूवल के लिए, दैट इज़ ऑडिटर्स, वो प्रोहिबिटेड हैं फ्रॉम, वो प्रोहिबिटेड नहीं है फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिंग देयर अप्रूवल टू द अमेंडमेंट्स। मतलब जब तक ना कोई लॉ, रेगुलेशन या FRF एकदम क्लियरली ये नहीं बोलती कि इस केस में तो आपको अमेंडमेंट देना ही होगा और उस अमेंडमेंट को एक ऑडिटर को अच्छी तरीके से अप्रूव करना ही होगा, तब तक उन केसेस में एक ऑडिटर अपनी मर्जी के हिसाब से या तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक अमेंडमेंट लाएगा, जहाँ पे मान लो अभी आपकी ऑडिट रिपोर्ट है जो आपने इशू की है 20 सितंबर को, ठीक है। अब आपके दिमाग में, अब आपके सामने आया कुछ ऐसा फैक्ट जिसकी वजह से लग रहा है अमेंड होना चाहिए, और मान लो मैनेजमेंट ने अमेंड भी कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप नई रिपोर्ट इशू कर रहे हो तो आप वो नई रिपोर्ट में क्या करोगे ना, ये 20 सितंबर की ही रिपोर्ट है, उसमें आप एक एडिशन कर दोगे लास्ट में 30 सितंबर। फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर को आपने इशू की अमेंडेड रिपोर्ट, तो ये आप 20 सितंबर की ही रिपोर्ट रखोगे, बस आप लास्ट में ना एक एडिशन कर दोगे 30 सितंबर को हमने कुछ इस एडिशनल चीज़ों के बारे में एविडेंस ऑब्टेन की है। या आप दूसरा चीज़ ये कर सकते हो कि आप पूरा एक नया ही ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो या एक अमेंडेड रिपोर्ट इशू कर दो, जिस रिपोर्ट में एक पैराग्राफ होता है, हर रिपोर्ट में EOM पैराग्राफ। कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं ना जिस पे आपका ध्यान आना ज़रूरी होता है एक यूज़र को, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ भी चीज़ की जानकारी हो या ना हो, बट इस चीज़ की तो होनी चाहिए, वो हम EOM में शो करते हैं। तो या तो आप अपनी रिपोर्ट को अमेंड करके एक नई रिपोर्ट बना रहे हो जिसमें आप EOM पैरा के अंदर शो कर उन ऑडिट प्रोसीजर्स को जो आपने परफॉर्म किए उन सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे, जिसमें आपने सिर्फ जो अमेंडमेंट हुए हैं उन्हें ही चेक किया है। दैट इज़ ऑडिटर या तो अमेंड करेगा ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड एन एडिशनल डेट, जिसमें वो एक एडिशनल डेट इंक्लूड करेगा रेस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंडमेंट that thereby indicates that the auditor's procedure on subsequent event are restricted solely to the amendment of the financial statement, that is इस additional date के साथ आप जो information दो वो information restricted होगी सिर्फ और सिर्फ उस amendment से related। अब यहाँ पे आप वापस से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने नहीं बैठ रहे, या और प्रोवाइड करोगे न्यू और अमेंडेड ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट इन एन EOM पैराग्राफ और अदर मैटर्स पैराग्राफ, जो अगेन ये कन्वे करेगा कि आपने जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है सोलिली टू द अमेंडमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये तो हमने पढ़ा
जब आपका लॉ रेगुलेशन या एफआरएफ आपको कंपलसरीली नहीं बोलता कि आप अमेंड करो, या अमेंड हुआ है तो आप उसे अप्रूव करो, पर इसके बाद भी अगर आप अमेंड कर रहे हो और ऑडिटर अप्रूव कर रहा है तो ऑडिटर कैसे अप्रूव करेगा, ऑडिटर क्या रिपोर्ट इशू करेगा। अब हम पढ़ेंगे जब आपको आपका लॉ एफआरएफ रेगुलेशन जो भी है वो नहीं बोलता मैनेजमेंट को कि आप अमेंड करो, या ऑडिटर को कि आप नई ऑडिटर रिपोर्ट इशू करो, और इस वजह से एक्चुअली में मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जबकि ऑडिटर बोल रहा होता है, ऑडिटर ये बिलीव कर रहा होता है कि यहाँ पे अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ऑडिटर को लग रहा है अमेंडमेंट की ज़रूरत है, बट जस्ट बिकॉज लॉ या एफआरएफ नहीं बोल रहा है ना, इसलिए मैनेजमेंट नहीं कर रही है अमेंड। तो ऐसे केस में अगर अभी तक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराई, ओरिजिनल रिपोर्ट जो थी, तो ऑडिटर उसे मॉडिफाई कर देगा एस रिक्वायर्ड बाय एस ए 705, और उसके बाद अपनी ऑडिटर रिपोर्ट उनको प्रोवाइड कराएगा। और अगर ऑडिटर की रिपोर्ट इशू हो चुकी है, उसने प्रोवाइड कर दी है एंटिटी को अपनी रिपोर्ट, तो ऐसे केस में ऑडिटर नोटिफाई करेगा मैनेजमेंट को अबाउट द इशू, और अगर TCWG भी इन्वॉल्व है तो फिर उन्हें भी इन्फॉर्म करेगा और बोलेगा कि आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थर्ड पार्टी को इशू मत करो, क्योंकि ये सही ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही है जब तक आप इसमें अमेंडमेंट ना कर दो। पर आपके मना करने के बाद भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिए जाते हैं टू थर्ड पार्टीज, एंड दैट टू बिना किसी भी तरह का अमेंडमेंट किए, तो ऐसे केस में ऑडिटर एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। वो ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि लोग इस ऑडिट रिपोर्ट में ज़्यादा रिलाय ना करें, क्योंकि ये रिपोर्ट गलत है, बिकॉज ये रिपोर्ट जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इशू की गई थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है। तो अभी तक हम उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे जो ऑडिटर की नज़र में आ जाती है बिफोर द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड। तो अगेन जो चीज़ें इससे जस्ट पहले टॉपिक में पढ़ी, दैट इज़ उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ी जो ऑडिटर के नज़र में आते हैं बिफोर द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही सेम पैराग्राफ एक एक सेम डिटेल रिपीट हुई है यहाँ तक। तो चलो एक थॉरो रिवीजन ले लेते हैं। एक बार जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाए, उसके बाद ऑडिटर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि वो परफॉर्म करे किसी भी तरह की ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाउएवर ऐसा हो सकता है कि जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई हो, उसके बाद कोई फैक्ट आपकी नज़र में आए जो अगर पहले आया होता आपकी नज़र में तो आपने अपनी ऑडिटर की अपनी जो रिपोर्ट है वो अमेंड कर दी होती। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कस करेगा उस मैटर को विथ मैनेजमेंट, और जहाँ अप्रोप्रिएट हो TCWG के साथ डिटरमाइन करेगा कि क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की, और फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि अब आप कैसे एड्रेस करने वाले हो इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ऑडिटर शेल, या तो वो कैरी आउट करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स जो नेसेसरी होंगे उन सर्कमस्टांसेस में, फिर रिव्यू करेगा कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं बाय मैनेजमेंट ये इंश्योर करने के लिए कि अभी तक जिसके भी हाथ में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई थी उन्हें कैसे इन्फॉर्म किया जा रहा है सिचुएशन के बारे में। दैट इज़ अभी हम कौन से फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाने के बाद आ रही है। अब मान लो आपको बैंक से लोन लेना है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई, आप बैंक के पास लोन लेने चले गए, और उस बीच में ऑडिटर को समझ आया कि अरे यहाँ पे तो एक ऐसा फैक्ट है जो कि गलत है, ये एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने अमेंड कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके पास पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे नई स्टेटमेंट बन गई। तो इस केस में ऑडिटर ये रिव्यू करता है कि क्या स्टेप्स मैनेजमेंट ले रही है ये इंश्योर करने के लिए कि जिनके पास ऑलरेडी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ चुकी थी उन्हें इस सिचुएशन के बारे में कैसे इन्फॉर्म किया जा रहा है। अच्छा, अब सी पॉइंट के लिए ना ये देखो, ये जो है ना व्हेन लॉ से लेके ये पूरा यहाँ तक का पॉइंट, ये पॉइंट ये बोलता है कि जब तक कोई लॉ रेगुलेशन या एफआरएफ कंपल्सरीली मैनेजमेंट को ये नहीं बोलती कि आप अमेंडमेंट करो, या अमेंडमेंट अगर हुई है तो वो ऑडिटर को कंपल्सरीली ये नहीं बोलती कि आप उसे अप्रूव करो। दैट इज़ आप चाहो तो आप अमेंड नहीं करो, या आप चाहो तो आपको अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं है, इतनी लाइन ये बोलती है। अब इसके आगे क्या लिखा है, अनलेस सच सर्कमस्टांस, दैट इज़ जब तक लॉ रेगुलेशन या एफआरएफ आपको ऐसा नहीं कहती, मतलब इसको सिंपल वर्ड्स में समझ, तो आपकी लॉ रेगुलेशन एफआरएफ आपको बोल रही है कि आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है और आपको अप्रूव करने की भी ज़रूरत है, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, और वो जो डेट है न्यू ऑडिटर रिपोर्ट वो अर्लियर नहीं होनी चाहिए देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
और फिर उसके बेसिस में प्रोवाइड करेगा न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेट। दैट इज़ हमने वो केस पढ़ा जहाँ पे आपको ज़रूरी है अमेंड करना, और अगर अमेंड हुई है तो उसमें अप्रूवल देना। अब वो सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आपका लॉ रेगुलेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कोई ऐसा कंपल्शन नहीं करता कि आप अमेंडमेंट करो ही करो, और अगर अमेंड हो रही है तो उसे अप्रूव करो ही करो। तो ऐसे केस में या तो चाहे तो नया और अमेंडेड ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर सकता है, जिसमें वो एक EOM पैरा डाल देगा जिसमें ये रिफ़र करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मोर एक्सटेंसिवली डिस्कस की गई है अबाउट द रीजंस फॉर अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अर्लियर रिपोर्ट इशूड बाय द ऑडिटर। वही जो 2 पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े थे ना पहले, वो। और अगर इन केस मैनेजमेंट ऐसा आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है तो मैनेजमेंट कोई भी नेसेसरी स्टेप नहीं लेती है टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी तब जब ऑडिटर को लगता है कि अमेंड करना चाहिए। तब ऐसे केस में ऑडिटर नोटिफाई करेगा इस सिचुएशन के बारे में मैनेजमेंट को, और जब अगर TCWG इन्वॉल्व है तो उनको। और अगर वो फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ऑडिटर सीक करेगा टू प्रिवेंट फ्यूचर रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। दैट इज़ मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं कर रही है, वो सच नहीं बता रही है, पर आप ये बोल रहे हो कि मेरी जो ऑडिट की रिपोर्ट मैंने इशू की थी वो गलत है क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन ही गलत दी गई थी, आप ये बता दे रहे हो। और आप ये मेक श्योर कर रहे हो कि आपकी रिपोर्ट पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा रहा। Let's have an overview of auditor's responsibility regarding subsequent events between the date of financial statement and date of auditor's report. तो हमने क्लास के स्टार्ट में क्या पढ़ा था कि ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स जिससे वो ऑब्टेन कर पाए SAE रिगार्डिंग ऑल दोज इवेंट जो अकर हो रहे हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो रिक्वायर करते हैं किसी भी तरह की एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो करी गई है। दैट इज़ जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड था वो अमेंड कर दिया गया है। और अगर वो अमेंडमेंट की गई है तो फिर अब ये चेक करो कि क्या ये अमेंडमेंट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दैट इज़ अमेंड भी तो कुछ गलत चीज़ नहीं करती है, अमेंडमेंट सही से की ना। फिर आप TCWG से या मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करोगे जिसमें मैनेजमेंट और TCWG ये बोलेगी कि जो भी इवेंट्स अकर हुए हैं सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जिनके लिए FRF रिक्वायर करता था किसी भी तरह का एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, तो वो एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर कर दिए गए हैं। तो ये हमने पढ़ा ओवरव्यू ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन, दो सब्सिक्वेंट इवेंट जो अकर हो रहे हैं बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब हम करेंगे ओवरव्यू ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। ऐसे तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ऑडिटर के ऊपर किसी भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बार अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है तो। पर फिर भी अगर ऑडिटर के नज़र में कोई इन्फॉर्मेशन फैक्ट आता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशू, जो फैक्ट अगर उसकी रिपोर्ट इशू करने से पहले उसके सामने आया होता तो शायद उसने अपनी रिपोर्ट अमेंड कर दी होती। तो ऐसे केस में वो डिटरमाइन करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और अगर मैनेजमेंट ने अमेंड कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कैरी आउट करो प्रोसीजर्स उन अमेंडमेंट्स पे और एक्सटेंड कर दो अपनी प्रोसीजर्स को टू डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, और फिर प्रोवाइड करो अपनी न्यू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उन सर्कमस्टांसेस में भी जब एक ऑडिटर को लगता है कि वो अमेंड की जानी चाहिए थी, और अगर ऑडिटर ने तब तक अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराई है एंटिटी को, तो ऐसे केस में वो मॉडिफिकेशन होगा एज पर ऐसे 705। अब ये तो तब की बात हुई अगर आपने रिपोर्ट इशू नहीं की है, दैट इज़ उनको प्रोवाइड नहीं कराई है एंटिटी को। पर अगर आपने रिपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है एंटिटी को तो ऐसे केस में आप मैनेजमेंट को नोटिफाई करोगे कि वो इशू ना करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू थर्ड पार्टीज़ बिना किसी अमेंडमेंट के। और अगर इसके बाद भी वो इशू कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिना किसी नेसेसरी अमेंडमेंट के, तो ऑडिटर कुछ अप्रोप्रिएट एक्शंस लेगा टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। Now overview of auditor's responsibility after the financial statements have been issued। मतलब बेटा यू एज अ ऑडिटर तुम्हें हर पॉइंट पे काम करना है। जब आपके हाथ में बैलेंस शीट आई तब से लेके आप रिपोर्ट इशू कर रहे हो तब तक। अब रिपोर्ट इशू कर दी, फिर ये उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे इशू की थर्ड पार्टी को, आपके जो भी क्लाइंट हैं उनने, तब भी और इसके बाद भी, दैट इज़ पूरे टाइम आपको तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो निभाते रहनी है। अगेन यहाँ पे भी एक बार जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाती है ऑडिटर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाती कि वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद कोई भी फैक्ट ऑडिटर की नज़र में आता है जो अगर पहले उसकी नज़र में आया होता
तो उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेंड कर दी होती, तो वो ये डिटरमाइन करेगा कि क्या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है तो ऑडिटर कैरी आउट करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो नेसेसरी होंगे इन द सर्कमस्टांसेस ऑन द अमेंडमेंट। और फिर ये रिव्यू करेगा कि क्या स्टेप्स मैनेजमेंट ले रही है ये इंश्योर करने को कि जिनको भी ये प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल गई थी टुगेदर विद प्रीवियसली इशूड ऑडिट रिपोर्ट, उनको इस सिचुएशन के बारे में कैसे इन्फॉर्म किया जा रहा है। और फिर एक्सटेंड करो अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, और एक नई ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कराओ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इंक्लूड करो एक EOM पैराग्राफ या अदर मैटर्स पैराग्राफ अपने अमेंडेड और या न्यू ऑडिट रिपोर्ट में, जो रिफ़र करेगा एक नोट की तरफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ये बताएगा कि वहाँ पे मोर एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया रीज़न फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू द अर्लियर रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर। और अगर मैनेजमेंट कोई भी नेसेसरी एक्शन नहीं लेती है ये इंश्योर करने को कि जिसको भी वो पुरानी रिपोर्ट मिली है या पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला है उसे कैसे इन्फॉर्म किया जाए सिचुएशन के बारे में, या वो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं इशू करती जबकि ऑडिटर को लगता है कि ये ज़रूरी है कि वो अमेंड हो, तो ऐसे केस में ऑडिटर जाके नोटिफाई करेगा मैनेजमेंट को कि अब मैं कुछ एक्शन लेने वाला हूँ, अप्रोप्रिएट एक्शन, जिसमें मैं ये सिक करूँगा कि लोग मेरे ऑडिट रिपोर्ट पे कम रिलाई करें। मैं प्रिवेंट करूँगा उन्हें फॉर फ्यूचर रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। दैट इज़ वर्क इतना है, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई थी उसमें आप उनको बोल रहे थे कि आप अमेंडमेंट के साथ इशू करो। अब जब यहाँ इशू हो गई है तो अब आप उनको जाके ये बोल रहे हो अब तो इशू हो ही चुकी है, अब मैं अपने साइड से एक्शन लूँगा जिसमें आई विल प्रिवेंट फ्यूचर रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। और आपके ये उन्हें बोलने के बाद भी मैनेजमेंट या TCWG कोई एक्शन नहीं लेती है तो ऐसे केस में फिर आप एक्शन लोगे। यहाँ पे तो आपने बस उन्हें बताया है, उनको एक तरह से धमकाया है कि अब मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट आपकी इस धमकी इस इन्फॉर्मेशन के बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो अब आप फिर एक्शन लोगे। एंड हियर वी आर डन विथ ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स जिसमें हमने डिटेल में सब चीज़ें पढ़ी है और एट लास्ट में तीनों जो भी चीज़ हमने पढ़ी है उसका ओवरव्यू ले लिया है, साथ ही साथ हमारा रिविजन भी हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोइंग कंसर्न, दैट इज़ ऐसे 570। एज वी ऑल नो हमने क्लास 11-12 में भी ये चीज़ पढ़ी है, फाउंडेशन के वक्त भी हमने ये पढ़ा है कि गोइंग कंसर्न वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि एक एंटरप्राइज जो नॉर्मली चलते रहने के व्यू से बनी होती है, गोइंग कंसर्न के व्यू से बनी होती है, दैट इज़ वो कंटिन्यू करने वाली है अपना ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी एंटरप्राइज ना तो इस इंटेंशन से है कि वो अपना फर्म बंद करेगी, ना ही कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है जिसकी वजह से वो लिक्विडेशन करेगी या मटेरियली बंद कर देगी, कर्टेल कर देगी अपनी स्केल ऑफ ऑपरेशंस को। अंडर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है इस असम्पशन के साथ कि जो एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे चल रही है और वो कंटिन्यू करेगी अपने ऑपरेशंस को फ्यूचर में। तो जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं बाय यूजिंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, और उन फर्म्स की अकाउंटिंग जिनका गोइंग कंसर्न नहीं होता, दैट इज़ वो बंद होने वाली होती हैं। दोनों फर्म्स की अकाउंटिंग अलग होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फर्म बंद होने वाली है तो वो अपने सारे क्रेडिटर्स को पे कर देगी, वहीं अगर कोई फर्म बंद नहीं होने वाली है तो वो अपने क्रेडिटर्स का बैलेंस दिखाएगी। इसलिए बोला है कि ऐसे जनरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो प्रिपेयर होती है यूजिंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अनलेस जब तक मैनेजमेंट ये इंटेंड ना करे कि वो लिक्विडेट करने वाले एंटिटी को या अपनी ऑपरेशंस बंद करने वाले या कोई भी रियलिस्टिक अल्टरनेटिव होने वाला है वहाँ पे। अब ये गोइंग कंसर्न इस टॉपिक का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है, तो इसके सिग्निफिकेंस होने के पीछे रीज़न है कि इसका जो अफेक्ट पड़ता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन पे, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल ना ऐसे समझो। गोइंग कंसर्न के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, बैलेंस शीट बन रही है, क्या यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ जो भी आपकी है, जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो सब आप शो करोगे। वहीं आपको बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है एक ऐसी एंटिटी की जो बंद होने वाली है, जिसकी ये लास्ट बैलेंस शीट है। क्या यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग कुछ छोड़ोगे, क्रेडिटर छोड़ोगे? नहीं, आपको सब पे करना होगा, तभी तो आप बिज़नेस बंद करोगे। तो अगर वो गोइंग कंसर्न होता है ना एक बिज़नेस, तो उसका प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग होता है, और अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं होता तो अलग होता है उसका प्रिपरेशन। इसी रीज़न से इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जो अभी हमने एग्जाम्पल में समझा वही लिखा है कि जब हम यूज़ करते हैं गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तब हम ये मानते हैं कि एसेट और लायबिलिटी हम इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं
कि एंटिटी आगे चल के अपने एसेट्स को रियलाइज़ कर लेगी और लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर लेगी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। और जब हम एक एंटिटी को एज अ गोइंग कंसर्न नहीं देखते हैं तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरह से प्रिपेयर होती है जहाँ पे आप उनकी इन्वेंट्रीज को राइट डाउन कर देते हो एज दे में बी सोल्ड या लोअर प्राइस। दैट इज़ अगर वो सब बिक गई हैं तो कितने में बिकी है, और अगर नहीं बिकी है तो फिर लोअर से लोअर क्या प्राइस आप उससे रियलाइज़ कर सकते हो। दैट इज़ अभी तक हम एसेट को उसकी प्राइस पे उसके कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे थे, बट अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे उस प्राइस पे जो वो बेच के हमें मिलेगा। एंड हियर कम्स द एसेस 570 गोइंग कंसर्न, जो डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न एंड द इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। Responsibility for assessment of the entity's ability to continue as going concern। तो देखो एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। तो ये भी चेक करना कि क्या वो जो फर्म है, जो मैनेजमेंट है, जो एंटिटी है, उसकी एबिलिटी है टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न या नहीं, ये भी असेस करना मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वही लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू असेस एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न even if FRF does not include an explicit requirement to do so। और इस असेसमेंट को करने के लिए, उसकी एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न चेक करने के लिए मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है मेकिंग अ जजमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अबाउट सम इनहेरेंटली अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम्स। दैट इज़ आप ये बता रहे हो हमारा कोई स्कोप ऐसा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है कि हम आगे जाके बिजनेस को बंद करेंगे, बट कुछ इनहेरेंट अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम्स हो सकती हैं जिसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप इसके बेसिस पे एक जजमेंट प्रोवाइड कराते हो, मैनेजमेंट जजमेंट प्रोवाइड करती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं इन जजमेंट से। तो सबसे पहले किसी भी अनसर्टेनिटी की ना डिग्री बढ़ जाती है। अनसर्टेनिटी एक इवेंट के होने की बढ़ जाती है अगर एक्चुअल में फ्यूचर में कोई इवेंट या कंडीशन अकर होता है। दैट इज़ मान लो जब कोविड का फर्स्ट वेव आया, अब फर्स्ट वेव आया तब तक क्या आपको कुछ आइडिया था कि ऐसा हो सकता है? नहीं। तो तब तक ना एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत कम थी कि आगे जाके कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो। पर जब फर्स्ट वेव आया ना, तब आपकी जो ये डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपको लगा अरे आगे अभी और भी वेव्स आ सकते हैं या ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब आप इस साल अब जो जजमेंट बनाओगे आप इसके बेसिस पे बनाओगे, आपकी जजमेंट के लिए ये एक पॉइंट जो है ये रेलेवेंट होगा। तो वही कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद आउटकम ऑफ एन इवेंट होती है या कंडीशन, वो बढ़ जाती है सिग्निफिकेंटली अगर फ्यूचर में एक्चुअली में कोई इवेंट या कंडीशन अकर हो जाता है। फिर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़, आपके फर्म की साइज़ क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स आपका फर्म है, क्या नेचर और कंडीशन है आपके बिजनेस की, और किस डिग्री से आपका बिजनेस अफेक्ट होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो अफेक्ट कर सकता है जजमेंट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ इवेंट्स और कंडीशन। अब मान लो ऐसा कोई बिजनेस है जो कि सिर्फ ना कोविड आने की वजह से शायद अफेक्ट हो गया, वरना कभी अफेक्ट होता ही नहीं। वहीं आपका बिजनेस कुछ ऐसा है, कोविड आया तो अफेक्ट हुआ, किसी भी तरह का इन्फ्लेशन हुआ तो अफेक्ट हुआ, किसी भी तरह की टैक्स रेट में चेंज हुई तो अफेक्ट हुआ। दैट इज़ किसी ऐसे नेचर और कंडीशन का है जहाँ पे जो डिग्री है कि आप अफेक्ट हो जाओगे एक्सटर्नल फैक्टर से वो बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपके जजमेंट को अफेक्ट करेगी। अब आप जो ये जजमेंट बनाते हो रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, ये क्या बेसिस पे होती है? उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो अवेलेबल है एट द टाइम एट विच द जजमेंट इज़ मेड। पर जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं वो भी रिजल्ट कर सकते हैं इन द आउटकम कि ये जो आपकी जजमेंट है वो इनकन्सिस्टेंट है, चाहे वो रिजनेबल होगी उस टाइम पे जब आपने वो जजमेंट बनाई, बट अब जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है ना उसकी वजह से आपको लग रहा है अरे ये तो इनकन्सिस्टेंट हो गया। अब आपने जब बैलेंस शीट प्रिपेयर की तब तक बिजनेस सही चल रहा था, अब बैलेंस शीट की डेट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से, ऑडिटर के रिपोर्ट की डेट के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया बिजनेस पे ड्यू टू फायर, जिसकी वजह से अब लग रहा है कि आगे तो बिज़नेस कंटिन्यू कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो क्या जो यहाँ पे जजमेंट के बेसिस पे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई थी वो अब इनकन्सिस्टेंट हो गई? यस। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे अफेक्ट होगा जजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।